मेरे बाबा मशहूर दर्जी थे। वो घर के एक मखसूस कमरे में बैठकर सिलाई करते जहां किसी को जाने की इजाजत ना थी। हैरत की बात यह थी कि वो जिस भी कवारी लड़के के कपड़े सीते तो अगले ही दिन उसकी शादी हो जाती। सब बाबा की वाह वाह करते। हालांकि मेरी उम्र 30 साल हो गई थी पर मैं अभी तक कुंवारी थी। बाबा को मेरी कोई परवाह ना थी। एक दिन तंग आकर मैंने निकाब पहनकर बाबा को अपना जोड़ा सीने के लिए दिया तो 2 दिन बाद बाबा ने वो जोड़ा भी सी लिया। मैंने ज्यों ही वो जोड़ा पहना फिर ये देखकर जान निकल गई कि उन कपड़ों में तो बाबा के। मेरा नाम अस्मा है। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। मेरे बाबा एक मशहूर दर्जी थे जो बहुत ही प्यारे कपड़े सिया करते थे, लेकिन किसी ने उनके हुनर को पहचाना नहीं और कई साल तक वो इधर उधर धक्के खाते रहे। लेकिन फिर ना जाने उन्होंने क्या चक्कर चलाया कि मेरे बाबा पूरे मोहल्ले के सबसे मशहूर दर्जी बन गए। उनके नाम से एक ऐसी बात मशहूर हुई थी जिस पर यकीन करना कोई आसान काम नहीं था। मेरे बाबा शुरू से ही एक दोस्त की तरह हमारे साथ रहे हैं और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी एक बहन और भी थी जिसकी हमने शादी करवा दी थी। मेरे बाबा कभी कभी हमारे बाल भी बनाया करते। उन्हें ज्यादा पता होता था कि किस कलर के सूट के साथ किस कलर का दुपट्टा चलेगा। ऐसी ऐसी बातों का बहुत पता था। शायद ये उनका काम था, इसलिए हमारे बाबा हमारे साथ बैठकर बातें कर लेते। बस यूं समझे उनको औरतों की बातों का बहुत ज्यादा पता था और वो किसी भी औरत का दिल अपनी बातों से जीत सकते थे। मैं उनके साथ बैठ जाती तो अपने दुख की बात भी कर लेती तो दिल को बहुत सुकून मिलता। लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत बदल गए थे। इसकी वजह उनकी शोहरत थी। दूर दूर से लोग आते और आकर उनसे कपड़े सिलवाते। मेरे बाबा ने एक ही घर में एक ऐसा कमरा बना रखा था जहां बैठकर वो सारी सारी रात कपड़े सिया करते थे। लेकिन इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि सफाई करने के लिए भी वो हमें अंदर न आने देते, बल्कि अपने कमरे की सफाई खुद ही करते। कभी कभी वो रात को ही सो जाते, खाना दरवाजे पर रख देते। उनकी इन हरकतों पर कभी कभार हमें बहुत हैरानी होती तो कभी रहम भी आता कि वो ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। रात भर बैठकर हमारे लिए कपड़े सीते। लेकिन फिर जब हमने मोहल्ले में उनके बारे में कुछ बातें सुनी तो हम बहुत हैरान हुए। बात यह थी कि मेरे बाबा दर्जी रशीद जिस भी कवारी लड़की के कपड़े सीते हैं अगले ही दिन उसकी शादी हो जाती है। हम इस मुआशरे में रहते हैं जहाँ किसी नई अनोखी बात का पहले बहुत मजाक बनाया जाता है, लेकिन फिर लोग इस बात को मान लेते हैं। शुरू शुरू में इस बात का भी बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन अब तो लोग ऐसे हो गए थे जैसे मेरे बाबा रिश्ता करवाने वाले पीर हैं जिसके पास दूर दूर से लड़कियां आने लगी। वो जिस भी लड़की के कपड़े सीते उसका जल्द ही रिश्ता हो जाता। लेकिन मेरे बाबा मुझसे, मेरी अम्मी से या मेरी बड़ी बहन से इस मामले में कोई बात नहीं करते थे। हम उनसे कुछ पूछना चाहते तो वो हमें जवाब ना देते। ज्यादा पूछते तो गुस्सा हो जाते, डांट भी देते कि अपने काम से काम रखो। एक दिन सुबह सुबह हमारे घर एक लड़की और उसकी माँ आ गई। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था और वो कुछ फल भी लाई थी। अम्मी से कहने लगी, आपके शोहर ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई थी, कोई रिश्ता नहीं आता था, लेकिन जैसे ही आपके शोहर से 2-4 जोड़े सिलवाए उसकी शादी हो गई और हम आपको मिठाई देने आए हैं। मैंने तो मिठाई का डब्बा पकड़ा और साइड पर हो गई। चलो इसी बहाने मिठाई तो मिली। लेकिन मेरी माँ तो परेशान हो गई थी क्योंकि आए दिन ये लोग घर पर आते, कोई मुबारकबाद देने तो कोई मेरे बाबा के बारे में पूछने। मेरी माँ को यकीन था कि बाबा कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन इस काम में गलत काम की क्या गुंजाइश थी। बाबा तो सिर्फ कपड़े सीते और कपड़े सीने से किसी की शादी कैसे हो सकती है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। हम तो बाबा से कुछ भी पूछते तो वो जवाब ना देते। लेकिन मेरे दिमाग में एक मंसूबा आ गया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वो मेरे बाबा से कपड़े सिलवाए। उसने कहा कि वो खुद तो कपड़े सिलवाना चाहती है, लेकिन तुम्हारे बाबा टाइम ही नहीं दे रहा। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी थोड़ी सी सिफारिश लगा दूंगी, लेकिन उसे मुझे सब बताना होगा कि मेरे बाबा ने उससे क्या बात की और मेरी दोस्त का रिश्ता कैसे हुआ, क्योंकि मेरी दोस्त भी मेरी उम्र की थी। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। मैंने अपने बाबा से कहा कि बाबा, मेरी दोस्त आपसे कपड़े सिलवाना चाहती है। कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, लिस्ट में बहुत से लोग हैं, उसे कह 2 महीने बाद आए। मैंने अपने बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ और वो मेरी दोस्त है, इस तरह से वो भी आपकी बेटी हुई। आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरा आपकी बेटी होने का क्या फायदा। बाबा ने कहा कि तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है। मैंने कहा, प्लीज बाबा मेरी बात मान जाए, उसे बहुत जल्दी है, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, आप कुछ तो करेंगे। मेरे बाबा ने कहा, ठीक है, उसे 1 हफ्ते बाद भेज देना। उसके बाद मेरी दोस्त मेरे बाबा की दुकान पर गई। जाकर अपने
कपड़ों का नाप दिया। नाप के कपड़े सही नहीं लेकर गई थी, एक चीज़ भूल गई थी, इसलिए उसका एक और चक्कर लग गया। फिर उसने कहा कि मेरे कपड़ों पर खुला कॉलर और लेस लगानी है, तो उसका एक और चक्कर लगा। फिर पूछने के लिए गई कि कपड़े सिल गए हैं या नहीं, तो फिर एक चक्कर लगा और आखिर में 2 दिन बाद मेरे बाबा ने उससे कपड़े वापस कर दिए। उससे बाबा ने अपनी दुकान के 5 चक्कर लगवा लिए। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि अब ये कपड़े पहनो, क्योंकि मैंने सुना है जैसे ही कपड़े पहनते हैं रिश्ता आ जाता है। तो कहने लगी, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा, इसमें डरने की क्या बात है, मुझे लगता है ये सब झूठ है, लोगों को पैसे देकर ये बात करवाई है, ऐसे भी भला हो सकता है। मेरी दोस्त ने कहा, मैं जुमे वाले दिन ये कपड़े पहनूंगी। उसने जुमे वाले दिन कपड़े पहने, पूरा दिन गुजर गया। शाम में उसकी कॉल आई। उसने मुझे बताया मेरे कदमों तले से जमीन। उसने कहा कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। मेरे घर वालों को भी रिश्ता पसंद आ गया और मुझे भी। लड़का दिखने में बिल्कुल हीरो जैसा है। यार, तुम्हारे बाबा तो जादूगर हैं। कमाल हो गया, आज ही मैंने ये सूट पहना और आज मेरा रिश्ता आ गया। वो तो एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने ये बात अपनी अम्मी को भी बताई। मेरी अम्मी तो सर पकड़ कर बैठ गई। उनको तो यकीन था कि मेरे बाबा कोई जादूगर है। वो तो अपनी ही फिक्र में लग गई। उनका कहना था कि जो जादू करता है उसका घर बर्बाद हो जाता है, इस घर में कोई अजाब आ जाएगा। वो अपनी बातों में लगी थी, जबकि मैं जानती थी जादू से ऐसा कुछ नहीं होता। ये जादू नहीं था। लेकिन मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि उन्होंने तुम्हें कोई चीज दी थी पहनने को, कोई अनोखी बात की थी, कोई ऐसी बात जो उन्होंने की हो। उसने कहा कि ऐसी बात तो कोई नहीं की, वो तो वही बातें कर रहे थे जो दर्जी करता है। इस तरह की बातें, अगर ऐसा था तो फिर मेरे बाबा मेरे कपड़े क्यों नहीं सीते थे। मेरी भी तो शादी की उम्र हो चुकी थी, मैं 30 साल की हो गई थी। क्या उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। मुझसे बड़ी बहन की शादी तो उन्होंने 22 साल की उम्र में ही करा दी थी। फिर मुझसे क्या दुश्मनी थी कि मेरी शादी नहीं करवाते। अगर मेरी शादी सिर्फ एक कपड़े सीने की दूरी पर थी तो फिर अभी तक वो हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठे थे। 2 हफ्ते बाद मैं अपनी दोस्त के निकाह में बैठी थी। सारा मोहल्ला बातें कर रहा था कि इसने भी रशीद दर्जी से कपड़े सिलवाए, लेकिन वो सबको वक्त नहीं देता। ये तो किस्मत की बात है, रशीद जिसको वक्त दे। बाकी सब मेरे पीछे थे कि तुम अपने बाबा से बात करो। मैं उनको क्या जवाब देती कि मेरे बाबा मुझे खुद टाइम नहीं देते, तुम लोगों को क्या टाइम देंगे। मैं गुस्से से भरी पड़ी थी। मैंने यही बात सबको कह दी। वो हैरान रह गए कि जब मोहल्ले की लड़कियों की शादियां करवाता है तो अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवाता। मैंने तो बाकायदा रोना ही शुरू कर दिया। ना जाने मुझे क्या हो गया, मुझसे खुद पर काबू नहीं पाया जा रहा था। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने सोच लिया कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगी। मैंने कहा, मैं अपने बाबा के पास जाऊंगी अपने कपड़े सिलवाने, लेकिन वो मेरी शक्ल देखकर मुझे वहां से भगा देते हैं। इसलिए मुझे अपनी शक्ल छुपा कर जाना था, यानी मुझे हुलिया बदल कर जाना था, छुप छुप कर जाना था। और मुझे यही कहना था। मैं बुर्खा नहीं पहना करती थी। मैंने अपनी दोस्त से बुर्खा उधार लिया। वैसे भी उसकी शादी हो गई थी, उसने पुराने बुर्खे का क्या करना था। मैंने अपनी आवाज भी थोड़ी बदल ली थी, इसलिए मुंह के अंदर रुई रख ली। निकाब ओढ़ कर अपने बाबा की दुकान पर चली गई। उन्होंने कहा, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। मैंने मिन्नतें करना शुरू कर दी कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी उम्र निकलती जा रही है, मेहरबानी करो और मेरी शादी करवा दो। मेरे बाबा ने कहा, मैं शादी नहीं करवाता, सिर्फ कपड़े सीता हूँ, बाकी आपकी किस्मत है। मैंने कहा, ठीक है, मेरे कपड़े सी दो। मैंने 2 सूट लिए थे। पैसों की कमी हमारे पास नहीं थी। मेरे बाबा धड़ाधड़ पैसे कमा रहा था। मैंने अपनी अम्मा से पैसे ले लिए और पहुंच गई। साथ कपड़ों का नाप भी था। मेरे बाबा को पता था कि मैं कौन से कपड़े पहनती थी या मेरे कपड़ों का नाप क्या था। वो तो वैसे ही अपने काम में मसरूफ रहते थे। मेरे बाबा ने मुझसे कपड़े का नाप लेते ही मेरा नाम पूछा, जो कि मैंने गलत बताया। उम्र पूछी तो वो भी थोड़ी आगे पीछे बताई। फिर पूछा, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या करती हैं। बाबा सारा कुछ पूछ रहे थे। मैंने सब कुछ बताया। कोई दर्जी वैसे तो इतनी डिटेल नहीं लेता, लेकिन बातों बातों से वो बात निकाल रहे थे और बड़े तरीके से ये सारी बातें मुझसे पूछ रहे थे। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरा फोन नंबर, तालीम और ये कि कितनी पढ़ाई की है, सारा कुछ पूछ लिया। कहने लगा कि आजकल तो रिश्तों की बड़ी कमी है, रिश्ते हो नहीं रहे या लड़कियों की फरमाइशें भी इतनी होती हैं, आपको किस किस्म का लड़का पसंद है। बातों ही बातों में जाने क्यों मुझसे सारी बातें पूछ रहा था। क्योंकि मैं बेस बदले खड़ी थी, वैसे ही डरी हुई थी, मैं भी सारा कुछ बताती जा रही थी। उसने कहा,
आपके कपड़े मैं 2-4 दिन में सी दूंगा, इसलिए आप 4 दिन बाद आए। मैंने उन्हें कहा अगर कपड़े जल्दी मिल जाए तो। उन्होंने कहा बीच में चक्कर लगा लीजिएगा। अगले चक्कर में भी उन्होंने मुझसे ऐसी ही बातें की। फिर 4 दिन बाद उन्होंने मुझे कपड़े वापस करने का दिन बताया। इस बीच मुझे ये तजस्सुस था कि इस कमरे में बाबा क्या करते हैं। मैंने किसी तरह इस कमरे की खिड़की को अंदर से खोल दिया और फिर बाबा कमरे को जब लॉक लगाकर अपनी दुकान पर गए तो मैं खिड़की खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। मैं हैरान थी कि इस कमरे में ऐसी कोई अनोखी चीज नहीं थी जिससे मैं कुछ अंदाजा लगाती। वहां 2 मशीनें पड़ी थी, एक पर्दा लगा था। मशीनें एक रेशमी कपड़े के लिए और एक सूती कपड़े के लिए, वैसे ही जैसे किसी दर्जी का कमरा होता है। जगह जगह धागे की लड़ियां बिखरी पड़ी थी। इस तरह का माहौल था। फिर मेरी नजर ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। कुछ बड़े बड़े रजिस्टर थे। मैं रजिस्टर की तरफ बढ़ी। मैंने देखा कि वो काफी बड़े थे, लेकिन इतना भी क्या, हिसाब किताब के इतने बड़े रजिस्टर मेरे बाबा ने रखे हुए थे। वो भी पुराने लग रहे थे, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको खोलती मुझे कुछ हलचल की आवाज आई। डर के मारे खिड़की से ही वापस भाग गई। दिल तो पूरी तरह बैठ गया था, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे देखा नहीं। दरअसल वो मेरा बाबा ही था। कोई चीज भूल गए थे, इसलिए लेने के लिए आए थे। मैंने सोच लिया कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगी, क्योंकि अगर बाबा को पता चल गया तो मेरी जान निकाल देंगे। पहले ही मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ, दूसरा नहीं दे सकती। अगर पता चल गया तो न जाने क्या करेंगे। अम्मी मेरी निहायत मासूम थी। वो तो किसी बात को समझती ही नहीं थी। मुझे यही सब कुछ पता लगाना था। मुझे इस दिन का इंतजार था कि जब मेरे कपड़े सिलाई होकर मुझे वापस मिल जाए और मैं कपड़े पहन लूं। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी दोस्त को भी नहीं। वैसे भी वो शादी करके मसरूफ हो गई थी। मैं कपड़े लेने के लिए गई तो मेरे बाबा ने फिर से मेरा नाम पूछा, कहीं उनको मुझ पर शक तो नहीं हो गया। मैंने डरते डरते अपना नाम बताया। उन्होंने कहा जी आपके कपड़े सिल गए हैं। मैंने वो कपड़े पकड़ लिए और वहां से ऐसे भागी जैसे पीछे मुड़कर देखूंगी नहीं। मैंने कपड़े देखे, कपड़े तो बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा मैं कपड़े पहन लूंगी, मुझे जल्दी तो बहुत थी, लेकिन मैंने भी जुमा के दिन को ही मुनासिब समझा। वैसे जुमे का दिन 2 दिन बाद था। 2 दिन बाद मैंने घर में बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपनी रूटीन रखी। मेरे बाबा को बिल्कुल भी शक ना हो। वैसे भी वो कपड़े पहनकर मैं अपने बाबा के सामने तो नहीं आ सकती थी। जुमे वाले दिन मैंने वो कपड़े पहन लिए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कुछ भी ना हुआ। हमारे घर कोई भी ना आया। मैंने सोचा मेरी दोस्त ने भी रात में खबर दी थी, शायद कोई आता ही होगा। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी घर को साफ रखिए। न जाने क्यों मुझे इस बात पर यकीन सा हो रहा था कि सारा कुछ हो चुका है। लेकिन पूरा दिन गुजर गया था, कोई भी हमारे घर ना आया था। अगले दिन मुझे मेरी खाला की बेटी की कॉल आई। उसने कहा कल हमारे घर कोई लोग आए थे, बड़े अजीब से लोग थे। कह रहे थे हम नजमा नामी लड़की के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे बेटे की उम्र 32 साल है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। लड़का भी उनके साथ था, दिखने में काफी अच्छा था। पता नहीं हमारे घर में ना तो कोई नजमा नाम की लड़की रहती है, ना ही हमने उन लोगों को बुलाया था। लेकिन उनका कहना था कि हमें यहीं पर आने को कहा गया है, तो वो जिद पकड़ कर बैठ गए कि बस अब नजमा को बुला दे, हमने लड़की देखनी है। लेकिन मैं उनको क्या बताती। अम्मी ने उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया कि लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये बात मेरे कानों तक पहुंचने की देर थी, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जब मुझे बाबा ने कहा था कि आपको अपने घर का पता भी लिखवाना है, तो मैं अपने घर का पता नहीं लिख सकती थी। इसलिए मैंने अपनी खाला के घर का पता लिख दिया, क्योंकि मुझे इस मोहल्ले का कोई पता लिखवाना ना था। मैं उनको गलत नहीं बता सकती थी, ना लिख सकती थी। मैंने अपना नाम भी नजमा बताया। इसका मतलब ये सब सच था, क्योंकि जो पता मैंने बताया उस पर और उस नाम की लड़की के लिए वाकई ही रिश्ता आया था। जाहिर है मैं घर का पता तो नहीं दे सकती थी। इसी परेशानी में इधर उधर मंडला रही थी। अपनी अम्मी को ये सब बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरे बाबा ने मुझे देख लिया और मैं ये भूल गई थी कि मैं उनके सिलाई किए हुए कपड़ों में खड़ी हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि झूठी मकार, तुम भेस बदल कर आई थी, मेरी दुकान पर मेरी जासूसी करना चाह रही थी। मुझसे झूठ बोला था उसने, मुझसे झूठ बोला, यहाँ तक कि आवाज भी बदली। तुम्हारी बेटी कितनी ड्रामेबाज है। मेरे बाबा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने भी सर झुका लिया। मैं तो अम्मी को बाबा का राज बताने वाली थी, उन्होंने मेरा राज खोल दिया। मेरी माँ ने कहा तुम्हारा बाप भी धोखेबाज, तुम भी धोखेबाज, पता नहीं तुम्हें हो क्या गया है। तुम्हारा बाप पहले तो ऐसा बिल्कुल ना था, ये पता नहीं किस वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर है, और तुम भी अब ऐसी हरकतों पर उतर आई हो। मेरी अम्मी के सामने सारी बात खोल कर रख दी। मेरे बाबा ने अपना सर पकड़ लिया। उन्होंने कहा अपने ही घर का भेद लेना चाहती थी। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरा बना बनाया काम खराब करवाओगी। तुमने अपनी दोस्त को भी मेरे पास इसी मकसद के लिए भेजा था, फिर खुद भी इसी मकसद के लिए आई। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई जादू नहीं कर रहा। बहुत अच्छा दर्जी था, मेरे हाथ में बहुत हुनर था, लेकिन तुम जानती हो लोग कदर नहीं करते। एक दर्जी ने मुझे अपनी दुकान पर 5 साल तक रखा, मुझसे ज्यादा काम
करवाता, पैसे कम देता, मेरी वजह से उसकी दुकान चलती। लेकिन वो मुझे मेरी तनख्वाह पूरी नहीं देता था। मैंने भी इरादा कर लिया कि अपना काम करूंगा, लेकिन दर्जियों के काम तब चलते हैं जब उनके नाम मशहूर होते हैं और दर्जी का नाम मशहूर नहीं होता। इसमें सालों लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसने मैरिज ब्यूरो बना रखा था, उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, लेकिन उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। मेरे पास जब भी कोई कुंवारी लड़की आती मुझे पता चल जाता कि वो शादीशुदा है या कुंवारी। बातों बातों में मैं उससे सब कुछ पूछ लेता, उसका नाम क्या है, उम्र कितनी है, तालीम कितनी है, खानदान कौन सा है, जात क्या है, शादी किस जगह करना चाहती है, किस किस्म का लड़का पसंद है। ये मेरा तरीका था औरतों से बात करने का। मैं ये सब कुछ करवा लेता था। औरतें मासूम होती हैं, बेवकूफ नहीं कहूंगा, लेकिन मासूम जरूर होती हैं। मेरी बातों में आ जाती हैं। दर्जी हो या दूध वाला, कभी कभी दुकानदार से भी बड़े खुले अंदाज में बात कर लेती हैं, जैसे वो वाकई उनका रिश्तेदार लगता है। और मैं अक्सर मासूम लड़कियों को ही टारगेट किया करता था। जैसे ही मेरे बाबा ने कहा टारगेट करता था, मेरी अम्मी शदीद गुस्से में आ गई और बाबा से बहुत ज्यादा गुस्से में बात करने लगी और उनके दिल में जो आया वो बोलती रही। और मेरे बाबा खामोश खड़े मेरी माँ का मुंह देखते रह गए। लेकिन बाबा ने मेरी माँ को नजरअंदाज किया, क्योंकि टारगेट करने से उनका ये मतलब नहीं था। फिर उन्होंने अपनी बात जारी रखी। अगर मुझे लगता कि कोई औरत समझदार है तो मैं उससे कह देता कि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं उनके कपड़े सीते हुए उनकी मालूमात निकलवाता था। फिर इस मालूमात के ऐन मुताबिक मैं अपने दोस्त को कहकर रिश्ता तलाश करवाता। रिश्ता 2-3 दिन बाद उनके घर भेज देता। तो फिर जब उनको उनके मतलब की चीज मिल जाएगी तो वो इनकार क्यों करेंगे। अब आप लोगों को समझ आया कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। अब मुझे भी समझ आ गई थी। वो रजिस्टर मेरे पापा के कमरे में देखे थे, वो भी शायद शादी के रिश्तों की मालूमात के थे। मेरे बाबा ने कहा कि मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए मैंने अपने आप को मशकूक बना लिया, बदतमीज बन गया कि लोग मुझसे ज्यादा सवाल ना करें। यूं किसी के रिश्ते करवाने वाला दर्जी मशहूर हो गया। इस तरह मेरे काम में बहुत बरकत आ गई। मेरे इस दोस्त का काम भी चलने लगा। साल में उसको 10-12 क्लाइंट्स भी मुश्किल से मिलते थे। अब हर हफ्ते बाद एक लड़के की शादी करवाता है। अगर हम सब ऐसे करते हैं तो इसमें भला बुरा ही क्या है। हमारा तरीका शायद थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं है। मेरी माँ ने सर झुका लिया और अपनी कही हुई बातों पर शर्मिंदा हुई और बाबा से माफी मांगी। फिर मैंने अपने बाबा से कहा कि अगर ये सब ऐसा है तो अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं करवाई। मैं आपकी अपनी बेटी थी ना। बाबा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा नहीं पागल, तुम्हारे लिए मैं मुनासिब रिश्ता तलाश कर रहा था। मुझे इस तरीके से रिश्ता तलाश करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे लिए तो मैं सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। और बस ये समझो कि तुम्हारा बाबा मुश्किलों में फंस गए हैं। हर दिन यही सोचता था कि बस आज काम कर लूंगा, ये कर लूंगा। यूं करते करते इतना वक्त गुजर गया, लेकिन देर में कभी कभी बरकत होती है। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा। और तुम क्या चाहती थी कि मैं तुम्हें खाली हाथ रुखसत करूं? पहले तुम्हारा जहेज भी तो बनाना था। वही बनाने में लगा हुआ था। उस दिन बड़ी जासूस बनकर मेरे कमरे में आई थी। जरा आंखें फाड़ कर पर्दे के पीछे भी देख लेती। तुम्हारा जहेज ही तो पड़ा था। मैंने एक पर्दे के पीछे नहीं देखा था, क्योंकि मुझे वहां कपड़े नजर आ रहे थे। मैंने सोचा वहां कपड़े ही होंगे। मैंने भी सर झुका लिया। मेरे बाबा ने मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करना और अब शादी की तैयारियां करें। जो चाहे मुझे लिस्ट बना कर दे दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी माँ की भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बाबा को कितना गलत समझ लिया था। मेरे बाबा ठीक कहते थे। उनका तरीका शायद अजीब था, लेकिन फिर भी वो लोगों की शादियां करवा रहे थे। आजकल के दौर में बेटी का रिश्ता करवाना इतना मुश्किल हो चुका है, कोई हद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्ते कम है या लोग पैसे दौलत के पीछे भाग रही हैं। आज के लड़कियां भी तो अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं। मैं ये सर उठाकर कह सकती हूँ कि मुझे मेरे बाबा पर फक्र है। वो जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह की मज़ीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।